everyone. So once again, welcome you all on Law Vita. My name is Aradhya Gupta and हम लोग आज jurisprudence का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और आई एम श्योर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ jurisprudence and how this jurisprudence subject as well as the word has been derived from, plus we also discussed very important concept of very important definitions by different jurists. So today we are going to discuss the nature of jurisprudence, plus the difference between jurisprudence and the legal theories, and what are the certain legal theories. So we'll discuss these two major topics, the nature and the legal theories. So just watch this video and I hope all the concepts and doubts will get clear. So first of all, let's begin with the nature. So the question arises, jurisprudence whether a science, कि क्या ये जो हम लोग jurisprudence पढ़ रहे हैं, हमने तमाम अलग अलग jurist के थ्रू पढ़ा jurisprudence क्या है, formal science of positive law है या फिर क्या नाम है scientific synthesis है, चाहे वो essential principles of law का हो या general principles of law का हो, या ये एक legal system है या फिर ये एक science of law है या फिर ये एक study of fundamental principles है. पर यहाँ पे question ये arise हो रहा है कि ये जो jurisprudence का सब्जेक्ट है ये साइंस है या आर्ट है. तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से साइंस है या क्या ये एक साइंस है. तो देखते हैं क्या कहते हैं अलग अलग जूरिस्ट. सो jurisprudence इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ as expounded by ऑस्टिन एंड his successors. देखिए हम लोगों ने ऑस्टिन का व्यू पढ़ा, ठीक है. तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जो jurisprudence है ये एक तरीके की सिस्टमैटिक स्टडी है लॉ की, ठीक है. और इसके यही जो एक थ्योरी है ऑस्टिन द्वारा दी गई, ये उसके सक्सेसर्स भी इसी पॉइंट पर स्टिक्ड हैं और वही चीज़ को वो भी मानते हैं. दिस टोटली एक्सक्लूड्स कस्टमरी प्रैक्टिसेस एंड सोशल और मॉरल एस्पेक्ट. देखिए जो ऑस्टिन ने जो भी प्रोपाउंड किया, जो भी jurisprudence का एक मतलब दिया, उसमें कस्टमरी प्रैक्टिसेस को कहीं ना कहीं बिल्कुल एक्सक्लूड किया गया था, और या फिर जितने भी सोशल या मॉरल एस्पेक्ट होते हैं इन अ सोसाइटी उसको एक्सक्लूड किया गया था. और अगर मैं मॉरल या कस्टमरी एस्पेक्ट की बात करूँ तो उसको जनरली जो हम लोग HLA हार्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें वो कवर करते हैं, ठीक है. तो फिलहाल हम लोग ऑस्टिन की बात कर रहे हैं. सो पॉजिटिविस्ट, क्योंकि आप लोगों को शायद पता होगा ऑस्टिन ने ही पॉजिटिविस्ट थ्योरी दी थी, तो उसके जो भी फॉलोअर्स हैं या उसके जो भी कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं उनको हम लोग पॉजिटिविस्ट बोलते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर दैट द पॉजिटिविस्ट इंसिस्टेड दैट लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन. ये हमने पढ़ा था कि वो लोग क्या मानते थे कि लॉ एक कमांड है थ्रू द सॉवरेन. इनके लॉ के डेफिनेशन के अंदर देयर वर मेजर थ्री एलिमेंट्स. देयर वाज सॉवरेन, देयर वाज अ कमांड एंड देयर वाज अ सैंक्शन, है ना. तो वही कहते थे कि लॉ वो है जो कि एक राजा द्वारा, जो कि एक सॉवरेन अथॉरिटी द्वारा कमांड से दिया जाता है, और जो भी उस कमांड को फॉलो नहीं करता है उसको उसके ऊपर एक सैंक्शन इम्पोज की जाती है, राइट. सो एज टू मेक अ लीगल सिस्टम फॉर्मल, लॉजिकल एंड एम्पिरिकल. तो पॉजिटिविस्ट कहते हैं कि ये जो लॉ है, जो एक कमांड दिया जाता है थ्रू अ सॉवरेन, ये एक लीगल सिस्टम को एक फॉर्मल, एक लॉजिकल और एक एम्पिरिकल लुक देने के लिए ही लीगल सिस्टम फॉर्मुलेट किया जाता है. एम्पिरिकल का क्या मतलब है? इट मीन्स विच कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड और विच कैन बी वेरीफाइड. सो अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट, लॉ is formal, logical and empirical, which is being given as a command by the sovereign, right? And this methodology and approach of study of law makes actually the jurisprudence as science. और ये जो एक methodology है, जो एक approach है study of law के towards positivist का, ये कहीं ना कहीं jurisprudence को as a science treat करता है and as a science बनाता है. Clear? Further, Auguste Comte, we all know he is the father of modern positivism. So according to Auguste Comte, he emphasized on the need of the study of jurisprudence which is based on observations and analysis of fact. देखिए ऑगस्ट कॉम्टे जो थे वो jurisprudence की जो स्टडी थी उसमें किस चीज़ का मतलब वो किस चीज़ पे एम्फेसाइजेशन देते थे कि जो ये पढ़ाई है, जो ये हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जो भी हम लोग ये स्टडी करते हैं jurisprudence का, ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है. ये एक्चुअली एनालिसिस, अलग अलग तथ्यों का कैसे एनालिसिस किया जाए या एनालिसिस करके क्या जजमेंट निकलता है, उस चीज़ के ऊपर बेस्ड है उनका स्टडी ऑफ jurisprudence. तो देखिए आप लोग अगर साइंस जानते होंगे, साइंस में भी यही होता है, साइंस इज अ स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स. तो समहाउ ही ऑल्सो कंपेयर्ड jurisprudence with the science, है ना. Further, the beginning of 20th century brought a new approach to the study of law in relations to society
विच ट्रीट्स लॉ एज अ सोशल इंजीनियरिंग। आगे अगर हम बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 20th सेंचुरी के टूवर्ड्स, 20th सेंचुरी की शुरुआत में ही स्टडी ऑफ लॉ का एक न्यू अप्रोच लेके आए जो कि बेसिकली ट्रीट करता है लॉ को एज अ सोशल इंजीनियरिंग। अब भाई ये सोशल इंजीनियरिंग क्या है गाइस? सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली एक आई कैन से द थियोरी ऑफ लॉ है जो कि रॉस्को पाउंड ने प्रोपाउंड की थी। इसका एक जनरल मीनिंग है मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन द कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। हम सब जानते हैं कि सोसाइटी में अगर 3 जन भी हैं तो उन 3 जन के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं और कहीं ना कहीं वो कंपीटिंग भी होते हैं, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन मे डिफर और मे कम्पीट विद द इंटरेस्ट ऑफ अनदर। तो उन कंपीटिंग इंटरेस्ट के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना, दिस इज सोशल इंजीनियरिंग। इसीलिए एक फेमस पर्सनैलिटी है गिरांड लेसबर्ग्स, उन्होंने कहा, ही सेड दैट लॉयर्स आर द सोशल इंजीनियर्स। क्योंकि लॉयर क्या काम करता है, जब क्रिमिनल के और जो एक सामने वाला पर्सन होता है जिसके टुवर्ड्स क्राइम कमिट किया जाता है, उन दोनों के कंपीटिंग इंटरेस्ट के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है। जजेस आर द सोशल इंजीनियर्स, पुलिस इज अ सोशल इंजीनियर, लॉ एक्ट एज सोशल इंजीनियरिंग। तो जो भी चीज़ या जो भी व्यक्ति जो सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो कंपीटिंग इंटरेस्ट उसमें एक बैलेंस लाने की कोशिश करता है, दैट इज अ सोशल इंजीनियर एंड द प्रोसेस इज नोन एज सोशल इंजीनियरिंग, राइट? Because according to it, laws are created to shape the society and to regulate the people's behavior. Because I can say from my perspective that social engineering is just an attempt to control the human conduct through the help of law, right? So I hope आपको समझ में आ गया होगा सोशल इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। तो मैं वही बता रही थी कि 20th सेंचुरी में एक तरीके की नई अप्रोच मिली थी स्टडी ऑफ लॉ को, क्योंकि यहाँ पे लॉ को ट्रीट किया गया था एज अ सोशल इंजीनियरिंग। फर्दर द जूरिस्ट लाइक रॉस्को पाउंड, मैक्स वीबर एट्सेट्रा emphasize that law has to function within the parameters of social dynamics and the needs of society। इसके अलावा जो जूरिस्ट थे, रॉस्को पाउंड हो गए, मैक्स वीबर हो गए, इन लोगों ने क्या emphasize किया? इन लोगों ने emphasize किया कि जो लॉ है हमारा, जो हमारे सोसाइटी को रेगुलेट करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, it has to function within the parameters of the changes, the growth, the development as well as the need of society। समाज की क्या ज़रूरतें हैं, किस तरीके से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को फंक्शन करना चाहिए, ठीक है। सो एट दी होल, these above all the propositions, these above all the statements or assertions justify that jurisprudence can rightly be treated as a science। and I'm sure ये सारे assertions of different jurists और schools of jurists पढ़ने के बाद आपको एक clarity आ गई होगी that how jurisprudence is somehow connected or can be deemed to be as a science in context to its nature, right? and अगर in case आपका question भी आता है for say 3 marker or 5 marker, then you can easily write down the same, ठीक है। एक चीज़ आती है यहाँ पे दैट jurisprudence is lawyers extraversion। ये एक स्टेटमेंट है बेसिकली जो कि जूलियस स्टोन ने दी थी। सो अकॉर्डिंग टू जूलियस स्टोन, jurisprudence is lawyers extraversion। it is a lawyer's examination of precepts means the general rules and principles। so it is a lawyer's examination of precepts and techniques of the law in the light derived from the present knowledge and disciplines other than the law। उनके अकॉर्डिंग jurisprudence क्या है? jurisprudence एक लॉयर का एक्स्ट्रा वर्जन है और कुछ नहीं है। ये क्या है? ये लॉयर के द्वारा की गई एग्जामिनेशंस हैं अलग अलग रूल्स की, प्रिंसिपल्स की, थ्योरीज की, टेक्निक्स की रिलेटेड टू लॉ, राइट? और कैसे, किस तरीके से वो एग्जामिनेशन करता है? बाय गेटिंग द नॉलेज ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ सोसाइटी अपार्ट फ्रॉम लॉ, right? So this is the statement that is jurisprudence is lawyers extraversion was given by Julius Stone। you have to remember this because you are studying jurisprudence and this question as a form of MCQ or a 2 marker or more than that may come in your exam। so you just have to remember who gave this and what is its meaning, right? let's move further। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक का सेकंड पोर्शन, जो कि मैं बात कर रही थी लीगल थ्योरी के बारे में कि लीगल थ्योरी क्या है। तो पहले हम जान लेते हैं कि jurisprudence और लीगल थ्योरी के बीच में डिफरेंस क्या है, राइट? सो jurisprudence covers a wider field of study as compared to legal theory। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि jurisprudence है, it is a bigger portion जिसके अंदर legal theory is a part, ठीक है।
एक वाइडर फील्ड ऑफ स्टडी है, और लीगल थियरी इसका एक तरीके से इट्स एन एस्पेक्ट, इट्स अ सिंगल एस्पेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, राइट. ऑन द अदर हैंड, लीगल थियरी comprises philosophy of law, and therefore it seeks to examine and analyze the philosophical content of law. Philosophy से क्या मतलब? Philosophy से I understand that it is a study of fundamental nature or the theory or the attitude of law. तो basically जो legal theory है, और जो हम लोग 4 different types of legal theories पढ़ेंगे, ये law की क्या attitude है, law का क्या theories हैं, और law के क्या fundamental nature की study है, उसको हमको बताता है, एक्सप्लेन करता है, उसी को एग्जामिन करता है और उसी को एनालाइज करता है, राइट. जूरिस्प्रूडेंस इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ, देखिए जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ ये नहीं बताता कि लॉ क्या है, या सिर्फ एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट या सिर्फ थियोरी नहीं बताता है, ये एक लॉ की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करता है. वेयर इज लीगल थियोरी, इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट टू आंसर व्हाट इज लॉ इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई ऑल द लीगल कॉन्सेप्ट. क्योंकि लीगल थियोरी जो है ये एक सिंगल आंसर को क्वेश्चन का आंसर देने का अटेम्प्ट करता है कि लॉ क्या है. इसकी जो भी एक लिमिट है वो यहाँ तक है कि लॉ क्या है उसका एग्जामिनेशन करना, उसका एनालाइजेशन करना है, ताकि अगर हमको जब लॉ पता चल जाएगा तो हम लोग बाकी जितने भी लीगल कॉन्सेप्ट है उसमें एक क्लैरिटी अचीव कर सकते हैं, राइट. लीगल थियोरी इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस which is evaluative and philosophical study of law. So I hope आपको एक general differentiation पता चल गया होगा, because there is a very thin line difference, because a lot of time a lot of people यूज़ दीज वर्ड एज वन एंड द सेम, एक दूसरे की जगह पर इनको इंटर एक्सचेंज यूज़ कर लेते हैं, बट नो, दे आर डिफरेंट, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है. अब हम ये बात करें कि अब हम लोग ये बात करें कि ये वर्ड, ये जो लीगल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है या जो लीगल थ्योरी का टर्म है, ये डिराइव कहाँ से हुआ है. सो डॉक्टर फ्रायडमैन वॉज द फर्स्ट जूरिस्ट हु कॉइन्ड द टर्म लीगल थ्योरी इन 1945, ठीक है. डू रिमेंबर गाइज, लीगल थ्योरी को पहली बार कॉइन किसने किया था? एक जूरिस्ट थे, डॉक्टर फ्रायडमैन, उन्होंने किया था इन 1945, राइट. ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि उन्होंने सिंस द बिगिनिंग जूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, और इसीलिए वो अपना खुद का एक नया कॉन्सेप्ट, अपना खुद का एक नया टर्म लेकर आए, दैट वी नो एज लीगल थ्योरी, राइट. Later, the theory gained popularity due to the contribution of great modern jurists like H.L.A. Hart, Wolff, Robert Paul, etc. और मतलब शुरुआत में अकेले यही थे जिन्होंने इस टर्म को लेकर आए, बट बाद में काफ़ी सारे जो भी एक कहते हैं ना कि पॉपुलर जूरिस्ट थे, जैसे कि H.L.A. हार्ट हो गए, रॉबर्ट पॉल हो गए, उन लोगों ने भी इस थ्योरी को एक स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, और इसीलिए इसको एक पॉपुलैरिटी भी गेन हुई थी, राइट. दे सजेस्टेड दैट लीगल थियरी इज नॉट कंसर्न विद द इंटायर प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बट रिलेट्स ओनली टू द एनालिसिस ऑफ फिलोसफिकल नोशन ऑफ लॉ. वही जो अभी हमने डिफ्रेंसिएशन में पढ़ा था कि लीगल थियोरी आपको कंप्लीट जूरिस्प्रूडेंस की जानकारी नहीं देती है, ये एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करती है. तो समहाउ वही चीज़ इन सारे जूरिस्ट ने भी कंक्लूड की थी, राइट. The word jurisprudence and legal theory are used interchangeably in legal writings, but it is difficult to draw a line of difference between them. देखिए वही मैंने बताया कि इन लोगों को very often they are being used interchangeably, but there is a thin line difference and we have already known it, right. अब हम लोग सीधा बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीगल थियोरीज के टूवर्ड्स. बेसिकली देर आर 4: नेचुरल लॉ थ्योरी, legal positivism theory, realistic theory, and critical legal theory. Guys, in the coming lectures, we are also gonna study the schools of jurisprudence. ठीक है, they are very very important part of jurisprudence. They are the essence of jurisprudence subject. ठीक है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे. तो अभी आप लोग जब legal theory के types देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो लोग सिमिलर लेंगे. जैसे कि natural law theory जो है वो natural school से बिल्कुल दे द पार्ट ऑफ दैट, ठीक है. आगे हम लोग पढ़ेंगे लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी, तो वो एनालिटिकल स्कूल का एक कोर है, ठीक है. रियलिस्टिक थ्योरी रियलिस्टिक स्कूल का. सो फिलहाल हम लोग ये पढ़ते हैं. पहला है हमारा नेचुरल लॉ थ्योरी, जिसके प्रोपाउंडर या जिसके फाउंडर हैं एरिस्टोटल, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, लॉ इज ट्रुथ. उनके अकॉर्डिंग सिंपल लॉ क्या है? लॉ ट्रुथ है, जो सच है वो लॉ है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ थ्योरी, लॉ इज बेस्ड ऑन गुडनेस, मोरालिटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी. उनके अकॉर्डिंग जो लॉ है वो गुडनेस पे, मोरालिटी पे, नैतिकता पे, ठीक है, जस्टिस क्या सही है क्या गलत है, और इक्वालिटी पे, इन सारे सोर्सेज है, इन सारे एस्पेक्ट पर बेस्ड है, राइट. नेचुरल लॉ थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ एथिकल जूरिस्प्रूडेंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एथिक्स एंड मोरालिटी.
क्लियर? नेचुरल लॉ थ्योरी के क्या सोर्सेज हैं? सो गॉड मेड लॉज, क्योंकि एक मोरालिटी और गुडनेस पे बेस्ड है, जो कि गॉड मेड लॉज जो कि गॉड द्वारा बनाए गए हैं, जो कि ऑथेंटिक होते हैं, जो कि फिक्स्ड होते हैं. एंड द सेकेंड, द रीजन्स विच आर बेस्ड ऑन द कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड, कि क्या सही है और क्या गलत है. ठीक है, तो आई होप द नेचुरल लॉ थ्योरी इज क्लियर टू यू. नाउ द सेकेंड इज द लीगल पॉजिटिविज्म. सो इसके प्रोपाउंडर हैं सर जेरेमी बेंथम एंड सर जॉन ऑस्टिन. दोनों ने ही इस थ्योरी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट अपना योगदान दिया है, आई मस्ट से. और क्या नाम है, आप सब जानते हैं बेंथम के एक डिसिपल हैं ऑस्टिन. ठीक है, क्या कहते हैं? इन लीगल पॉजिटिविज्म इट सेपरेटेड टू थिंग्स. दो बातों को उन्होंने सेपरेट किया है, व्हाट द लॉ इज एंड व्हाट द लॉ ऑट टू बी. दो बातों को इन्होंने विभाजित किया है कि लॉ क्या है और लॉ कैसा होना चाहिए. ठीक है, ये हम लोग ये एक तरीके से हम लोग जब आगे एनालिटिकल स्कूल या जिसको पॉजिटिव स्कूल या जिसको इम्पेरेटिव स्कूल भी बोलते हैं, हम जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी एक बहुत ही एक कहते हैं ना कि मेन पार्ट है ये उस स्कूल का. ठीक है, तो फिलहाल लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी में इन दो चीज़ों को डिवाइड किया गया है, सेपरेट किया गया है. According to legal positivism, law is what legislation has given to you and no change is accepted. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ वो है जो कि लेजिस्लेशन ने हमको दिया है. वी ऑल नो ना, देर आर थ्री पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो वो लॉ जो कि हमें लेजिस्लेशन ने दिया है, जो कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, पास किया गया है, वो ही लॉ है. अगर आप उसमें कोई भी चेंज करते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं है. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से. तीसरा थ्योरी है रियलिस्टिक थ्योरी और इसके फाउंडर हैं कार्ल्स. गाइस, इन सब के थ्योरीज के फाउंडर आपको याद करना है, ये आपका काम है. एंड आई एम श्योर जब आप एक बार वीडियो, दो बार वीडियो देख लेंगे ना, यू विल गेट इट, यू विल यू नो रिमेंबर दिस होल कॉन्सेप्ट बाय हार्ट. ठीक है, तो इसके फाउंडर है कार्ल्स. सो अकॉर्डिंग टू इट, द रियल लेजिस्लेटर्स आर कोर्ट्स एंड द लॉ इज इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट्स. देखो, इस थ्योरी के नाम में ही है रियल. ठीक है, तो वो लॉ जो कि कोर्ट द्वारा बनाया गया है वही रियल है. और रियल लेजिस्लेटर्स कौन है? रियल लेजिस्लेटर्स आर कोर्ट, जो कि जस्टिस इम्पार्ट करते हैं, जो कि लॉ इन्फोर्स करते हैं. राइट, ये है इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट. लॉ इज़ वॉट जज डिसाइड. लॉ वो है जो कि जज डिसाइड करता है. एंड विदाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लॉ आर डेड वर्ड्स. ये बहुत अच्छी लाइन है कि देखो, पार्लियामेंट ने या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, लॉ पास कर दिया, पर जब तक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द सोसाइटी नहीं होता है, दे आर मेयर डेड वर्ड्स, क्योंकि उनका कहीं यूज़ नहीं हुआ. जिस पर्पज़ के लिए वो फॉर्मुलेट हुए थे वो पर्पज़ फुलफिल नहीं हुआ. राइट, वर्ड्स गेट लाइफ व्हेन दे आर अप्लाइड बाय कोर्ट्स. उन डेड वर्ड्स को लाइफ सिर्फ तब मिलती है जब उनको उनका एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट्स के थ्रू किया जाता है. राइट, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रियलिस्टिक थ्योरी का. आई होप यू हैव गॉट इट. चलिए अब लास्ट थ्योरी के टुवर्ड्स बढ़ते हैं और जल्दी से इस लेक्चर को ओवर करते हैं. द लास्ट थ्योरी इज क्रिटिकल लीगल थ्योरी एंड दिस वाज propounded by Karl Marx and Max Weber. So Marxists believe that, Marxists means those who are the followers and believers of Karl Marx's words, right? So Marxists believe that private property is the basis for the existence of law and state. देखिए, Marxists के according जो law है, ये जो state है, उसका existence क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ द ओनली बेसिस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ एंड स्टेट. जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो इकलौता सोल बेसिस होता है लॉ के और स्टेट के एग्जिस्टेंस का. लॉ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस. जो इकोनॉमिक फोर्सेस होते हैं, जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, डिमांड सप्लाई के, उनका प्रोडक्ट है लॉ. ठीक है, एंड लॉ इज कंसिडर्ड टू बी द टूल ऑफ द रूलिंग क्लास टू मेंटेन इट्स पावर. तो जो रूलिंग क्लास होती है वो एक तरीके की अपने हाथ में सत्ता, अपने हाथ में एक रूलिंग पावर रखता है, एंड दैट इज नोन एज, दैट इज एक्चुअली द टूल विच इज कंसिडर्ड टू बी द लॉ एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मार्क्सिस्ट थ्योरी विच इज द क्रिटिकल लीगल थ्योरी. सो गाइज विद दिस पॉइंट आई एम डन विद टुडेज लेक्चर. और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया नेचर के बारे में कि लॉ एक साइंस है. फिर हमने पढ़ा एक जूलियस स्टोन का कॉन्सेप्ट, लॉ इज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन. और हमने फिर लीगल थ्योरी और जूरिस्प्रूडेंस में डिफरेंस देखा और लीगल थ्योरी के डिफरेंट टाइप्स देखे. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप क्या है, जूरिस्प्रूडेंस की यूटिलिटी क्या है, मीन्स इंपॉर्टेंस क्या है, फर्दर जूरिस्प्रूडेंस का और जितनी अदर साइंसेज होती हैं उनके साथ रिलेशन क्या है, और हाउ
या व्हाट इज सपोज टू बी द ग्रोथ ऑफ दिस एस्पेक्ट इन सब्जेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। देखिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जूरिस्प्रूडेंस फ्रॉम अ ज़ीरो लेवल पढ़ रहे हैं, तो हमें हर चीज़ कवर करनी है क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस को बहुत अच्छे से अपने जहन में बिठाने के लिए और समझने के लिए हर चीज़ को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा ये मानना है। और इसी के इस थॉट को अपने दिमाग में रखते हुए मैं तो सब चीज़ें कवर करूँगी। अभी आपके ऊपर है कि आप लोगों को किस लेक्चर को मिस करना है, किस लेक्चर को पढ़ना है। और कहीं ना कहीं ऐसा होगा आप लोग ये सोचेंगे कि भाई ये मेरे सिलेबस में नहीं है, मैं इसको नहीं पढ़ रहा और मेरा समय बर्बाद होगा। हाँ ठीक है, वो आपका ओपिनियन है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हर लेक्चर में एक नई बात पता चलती है, एक नया कॉन्सेप्ट पता चलता है जो कहीं ना कहीं फर्दर लेक्चर में हो सकता है वो रिपीट ना हो और वो पिछले लेक्चर से लिंक्ड हो। सो दिस इज़ अपॉन यू कि आप उसको कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते हैं या स्किप वाइज, दैट्स ऑल अप टू यू। पर मैं आपको सीरीज़ में पढ़ाऊंगी और वीडियोज़ आती रहेंगी, तो देखते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन तो भाई खुला है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बस जुड़े रहिए लॉ वीटा से। सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज बी द सब्सक्राइबर ऑफ लॉ वीटा, यू आर डेफिनेटली गोना गेन समथिंग। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप सोशोलॉजिकल स्टूडेंट हैं और अगर आपका लॉ में दिलचस्पी है तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं, करेंगे भी और कर भी रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा कंटेंट प्रोवाइड किया है। मेरा जितना नोट्स होता है वो मैं सब दे देती हूँ आपको, इससे ज़्यादा मैं क्या दे सकती हूँ, बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती हूँ। तो बस यही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।